हाँ दोस्तों, तो बहुत से बच्चों का ये पॉइंट था कि सर ये जो गजब बुक्स है स्टैटिक जीके की हिंदी और इंग्लिश में, इन बुक्स को यदि आप पढ़ा भी दो यूट्यूब पे तो मजा आ जाएगा और जो एग्जाम का दुख है ये खत्म हो जाएगा। तो आपका स्टैटिक जीके की मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, स्टैटिक जीके में 80 to 85% कंटेंट इन बुक से है, ठीक है, और दोनों सेम है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। और यहां पे जो हमें सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये, इसमें मैं आपको समझाऊंगा पूरी बुक को, पूरा स्टैटिक जीके का एक कोर्स है और कंप्लीटली फ्री होने वाला आपके लिए, लगभग 40 आवर्स का, ठीक है ना, 40 घंटे का एक कोर्स बनेगा। और इसमें क्या क्या है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। जो इंडेक्स है, इंडेक्स में बिल्कुल क्लियर एक एक चैप्टर को बताऊंगा कि भाई कहां पे क्या क्या चीज कैसे कैसे मिलेगी, ठीक है ना। और जिन बच्चों को ये लगता है कि सर ये बुक मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो उन बच्चों के लिए कंप्लीट बुक की हिंदी और इंग्लिश की जो फ्री पीडीएफ है वो अवेलेबल है न्यून क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे। और जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उनको ये बुक जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि जब आप मार्क करके पढ़ते हो, अपना छोटे छोटे नोट्स बना के पढ़ते हो ना, तो उसके साथ बार बार रिवीजन होता है, तो स्कोर करना, उसको लंबे टाइम तक याद रखना आसान होता है, ठीक है ना। और ये जो फॉर्म है ये हैंडबुक है, ये भी बता दूं, ठीक है ना, टॉपर्स हैंडबुक है, क्लियर है। इसमें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया है। तो जिन बच्चों को यदि परचेज करनी है तो वो एक प्रीव्यू देखना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आप जाके यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल देख लो, नियॉन क्लासेज, ठीक है ना, इस पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं इसका लिंक भी नीचे डलवा दूंगा, ठीक है। अब आपका चाहे सीजीएल हो, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे हो, हर एग्जाम में स्टैटिक जीके का हम 80 to 85% कवर कर रहे हैं, ठीक है। इतना पार्ट आपका इन क्लासेस से, इस बुक से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको एक बार मैं आपको पूरा इंडेक्स बता देता हूं, ठीक है ना, कैसे कैसे पार्ट में डिवाइड किया है। हाँ, और जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए गजब बैच है, अवेंजर्स वीओडी बैच है, और कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, पूरी प्रैक्टिस है, और 2 साल की वैलिडिटी है, ठीक है ना। तो मैथ्स का डर खत्म कर देगा, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। और मैथ्स में यदि आपको एक नया डायमेंशन देखना है ना, थॉट प्रोसेस डेवलप करनी है, तो ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आओ, सबसे पहला चैप्टर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। तो ऐसे चैप्टर वाइज बहुत ही सिस्टमेटिक, देखो नेशनल सिंबल है, फिर एक एक पॉइंट को डिफाइन किया गया है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। फिर नेबरिंग कंट्रीज है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, WHO है, यूनेस्को है, हर एक पार्ट को जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ना, हर एक चीज यहाँ पे मिलेगी। फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आर्ट एंड कल्चर। यस, आर्ट एंड कल्चर में बच्चों को बहुत दिक्कत भी आती है और कोई भी कंटेंट सिस्टमेटिक नहीं है। देखो क्लासिकल डांस है, उनके आर्टिस्ट हैं, फोक डांस है, लैंग्वेज है, इंडियन कल्चर है, ठीक है ना। तो बहुत सिस्टमेटिक वे में आप ये चीज नोट करना, और जितने एग्जाम में क्वेश्चन है ना सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो म्यूजिक हो, इंस्ट्रूमेंट हो, या नाटक अकेडमी अवार्ड्स हो, समझ रहे हो। तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सारा जो कंटेंट है वो एक जगह हो और बहुत ही सिस्टम के साथ हो, ठीक है ना। फेमस फोक आर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स है, ड्रेस है, डिशेज है, हैंडीक्राफ्ट है, जितने तरह की क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपको मिल जाएंगे। ट्राइब्स आ गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आ गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ आ गया, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आ गया इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, बुक एंड ऑथर्स। लगातार पिछले 3-4 साल में आपने देखा होगा कि बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चंस आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लो एक ऑथर है कालिदास, तो कालिदास की कोई बुक कहीं किसी एग्जाम में आएगी, कोई कहीं आएगी, समझ रहे हो। तो हमने क्या किया है कि इनको सिस्टमेटिक डिवाइड कर दिया। एंशिएंट इंडिया के जितने बुक्स हैं उनके ऑथर्स, फिर मिडिवल का, ठीक है ना, फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स कि जैसे कई बार होता ना कि आर नारायणन द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज की जो बुक्स हैं, तो सारा सिस्टमेटिक है, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट, आपको ये लगता है कि सर मैं केवल ही बुक वाले पार्ट में प्रॉब्लम फेस करता हूं, तो आप सीधा ये देखो ना यार, ठीक है, इस पार्ट को देख लो, आपके पास बुक है। फिर ये प्रोमिनेंट लीडर इन इंडिया, हिस्टोरिकल लिटरेचर बुक्स हैं, फॉरेन ऑथर्स की भी हैं जो आपके अभी एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। फिर आता है इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ये सारा पॉइंट एक साथ आ जाएगा। फिर एनर्जी सेक्टर,
इनमें भी देखो एक एक चीज सिस्टमेटिक पॉइंट वाइज बना के दिया हुआ है, आपको जहां जिस पार्ट में प्रॉब्लम लगे आप उस पार्ट को जाके रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। फिर इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम आ गया, स्पोर्ट्स आ गया। यस, यहाँ पिछले 2-3 साल में स्पोर्ट्स पे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और बहुत से बच्चों को ना यहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यहाँ भी देखो सिस्टमेटिक है, ओलंपिक गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ हैं, एशियन है, साउथ एशियन फेडरेशन है, नेशनल गेम्स हैं, खेलो इंडिया गेम्स है। पहले तो ये ऐसे डिवाइड किया, फिर क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, यहाँ पे सारी चीजें हैं। क्रिकेट में जैसे पिच कितनी होती है, स्टंप की हाइट क्या होती है, इनका जो मैदान है उसमें क्या क्या डायमेंशंस हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, सारा बिल्कुल सिस्टमेटिक, समझ गए। ये पोलो, स्क्वैश, बेसबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, आप इतना सिस्टमेटिक कहीं नहीं मिलना है, ठीक है ना। और लगातार जो लेटेस्ट एग्जाम है उन तक के लिए अपडेटेड है बुक, ठीक है। तो आपको जैसे मान लो आपको लगता है सर मुझे आर्चरी में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी क्वेश्चन आया कबड्डी का, ठीक है, मान लो आपसे नहीं हुआ कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप सीधा यहां जाओ ना यार, कबड्डी में जाके पढ़ो, फटाफट रिवाइज करो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। फिर ये स्टेडियम आ गया, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज आ गया, अवार्ड एंड ट्रॉफी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लगातार आते हैं यहाँ से। फिर ये भारत रत्न वगैरह सब आ गया आपका, ठीक है। फिर ये मिसलेनियस आ गया, और ये सारा कंटेंट, ठीक है ना, ये सारा कंटेंट हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं ये क्लासेज जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है। सारे ये आ गया, जैसे प्रमुख मठ हैं, हिंदू मंदिर हैं, मकबरे हैं, जो भी आपसे स्टैटिक जीके में पूछा जाएगा वो सारा कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब सिस्टमेटिक मैंने आपको बुक दे दी है, पीडीएफ दे दी है, और अब उनका पूरी बुक को पढ़ा भी दिया है, तो अब सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और एक जुनून के साथ पढ़ाई शुरू कर देना, ठीक है। लगभग 40 घंटे का ये सेशन रहेगा पूरा अपना, ये इंपॉर्टेंट है, फटाफट आपको रिवाइज करो। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 14 करेंगे सेंसस। अब देखिए सेंसस क्या होता है, तो किसी भी देश का आर्थिक विकास मुख्य रूप से 2 चीजों पर निर्भर करता है, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, और नेचुरल रिसोर्स। ओके, अब यहाँ पर आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ने देखा होगा जापान के पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है, इंडिया के पास बहुत नेचुरल रिसोर्स है, अफ्रीका के पास बहुत नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल खनिज, जैसे फॉर एग्जांपल कोयला है हमारे पास क्रूड ऑयल है, हमारे पास कॉपर है, बॉक्साइट है, आयरन है। वैसे ही अगर आप अफ्रीका के पास चले जाओगे उनके पास बहुत सारे रिजर्व्स हैं, लेकिन फिर भी अफ्रीका जो है अंडर डेवलप्ड कंट्री क्यों है, डेवलपिंग कंट्री क्यों नहीं है, या डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन आप लोगों को किसी को पता है क्या? अफ्रीका के पास इतना ज्यादा नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, इसके पास कॉपर के भंडार हैं, इसके पास बॉक्साइट के भंडार हैं, इसके पास बहुत सारे रिसोर्स हैं, फिर भी ये अंडर डेवलप्ड कंट्री क्यों है? अंडर डेवलप्ड कंट्री क्यों है? और जापान की अगर हम बात करेंगे तो जापान के पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है, जापान के पास इतना लैंड ही नहीं है कि उसके पास इतना सारा नेचुरल रिसोर्स होगा, फिर भी जापान जो है डेवलप कंट्री है। क्या रीजन है इसका? क्या रीजन है कि जापान के पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है लेकिन जापान डेवलप कंट्री है, और अफ्रीका के पास इतने नेचुरल रिसोर्स है लेकिन अफ्रीका अंडर डेवलप कंट्री है? क्या रीजन हो सकता है इसका बताओ? अफ्रीका के पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, अफ्रीका के पास नॉलेज नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या? नॉलेज, स्किल। जैसे अभी कोविड आया था तो कोविड का जो हम लोग ने ट्रीटमेंट किया, कोविड का हमने जो वैक्सीन बनवाया, वो वैक्सीन किससे बना? रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। वो वैक्सीन इंसानों ने बनाया अपना नॉलेज का यूज करके, बार बार रिसर्च करके। वो कहीं पर किसी बुक में नहीं लिखा हुआ मिला, ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वजों ने उसको वैक्सीन को दिया, हमने डेवलप किया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स, इसे बोलते हैं नॉलेज, स्किल। ये नॉलेज, ये स्किल अफ्रीका में नहीं है। वहाँ के जो पॉपुलेशन है, अभी भी वहाँ की पॉपुलेशन इलिटरेट है, वहाँ मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। जैसे हमारा जनजातियों की कंडीशन है वैसे ही अफ्रीका की कंडीशन है।
लेकिन अगर हम जापान की बात करेंगे तो जापान में नेचुरल रिसोर्स नहीं है, लेकिन जापान में टेक्नोलॉजी बहुत है। टेक्नोलॉजी कौन बनाता है? टेक्नोलॉजी हम इंसान बनाते हैं, ठीक है। तो वहां पर टेक्नोलॉजी डेवलप इसलिए हुआ क्योंकि वहां के जो पीपल है बहुत एजुकेटेड है, वो लोग बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। पूरे विश्व भर में जो टेक्नोलॉजी, इवन जो मेरे आई का जो लेजर के लिए टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है वो जापान से ही बन के इंडिया में आता है, ठीक है। जितने भी हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम जो टेक्नोलॉजी हम जापान से इंपोर्ट करते हैं। ये जो कैमरा जिसकी तरह शूटिंग हो रही है ये अपने जापान से हमारे पास आता है, ठीक है। तो बेसिकली मैक्सिमम टेक्नोलॉजी हम जापान से इंपोर्ट करते हैं। ये क्या दिखाता है? ह्यूमन रिसोर्स को दिखाता है। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोई भी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? ह्यूमन रिसोर्स पे, और दूसरा कितना नेचुरल रिसोर्स है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है आपका? ह्यूमन रिसोर्स का एग्जांपल है जापान, और नेचुरल रिसोर्स का एग्जांपल क्या है कि अफ्रीका अगर अपने नेचुरल रिसोर्स को अच्छे से उपयोग करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में भी बहुत नेचुरल रिसोर्स है और इंडिया अपने नेचुरल रिसोर्स की वजह से ही इस कंडीशन तक पहुंचा है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स डिफाइंड पॉपुलेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। डेमोग्राफी एक टर्म आपको मिलेगा। डेमोग्राफी किसको बोलते हैं? तो डेमो मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अध्ययन। पॉपुलेशन के अध्ययन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन घट रहा है, बच्चों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बच्चों का पॉपुलेशन घट रहा है, वृद्धों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये सारा चीज, वुमेन का पॉपुलेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये सारा चीज हम इसके अंदर में पढ़ते हैं। The total number of people or organism in a given area is called as population। किसी भी पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया में, जैसे अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड को ले रहे हैं, या सिर्फ अफ्रीका को ले रहे हैं, या सिर्फ यूएसए को ले रहे हैं, या सिर्फ कनाडा को ले रहे हैं, तो हम ये एरिया डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ पर हम पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। Population characteristics are the feature of a population that define its characteristics such as growth pattern, population density, population regulation। मैंने बताया ना आपको, पॉपुलेशन में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, किस आयु वर्ग का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये सारा चीज हम इसमें पढ़ते हैं। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे हम सेक्स रेशियो पढ़ेंगे, सेक्स रेशियो, डेथ रेट, बर्थ रेट, स्प्रेड, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखो, पीरियोडिक ऑफिशियली क्वेश्चन बच्चे आया हुआ है एग्जाम में। A periodic official count of the population that usually includes social economic information is called a census। census का मतलब क्या होता है? तो हम एक पॉइंट से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूंगी कि जयपुर से दिल्ली का डिस्टेंस क्या है, तो आप एक पॉइंट लोगे, जयपुर में कोई भी एक लोकेशन लोगे, वहां से दिल्ली का लोकेशन का मापोगे, नाप, ठीक है। अगर आप जयपुर का फॉर एग्जाम्पल अलग अलग, जयपुर बहुत बड़ी एरिया में फैला है, उसके बीचों बीच से आप लोगे, ठीक है। अब वैसे ही बच्चे जो पॉपुलेशन है बेसिकली, तो पॉपुलेशन हम कैसे करते हैं गणना? तो पॉपुलेशन के लिए हम ईयर को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बेस ईयर ले लिया कि 2010, जैसे अभी चल रहा है 2024, तो मान लो लास्ट 10 साल में कितना बढ़ा, तो आप लोगे 2014 से 2024 तक कितना बढ़ा। आपको एक बेस ईयर लेना पड़ता है। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूंगी बच्चे आपका ग्रोथ क्या है, ग्रोथ क्या इन द सेंस आपका हाइट कितना बढ़ा, तो आप गणना कैसे करते हो? आप गणना किसी बेस से करते हो कि मैडम मैं 10th क्लास में था तो मेरी हाइट इतनी थी, मैम मैं 5th क्लास में था तो मेरी हाइट इतनी थी, या मैं 15 साल का था तो मेरी हाइट इतनी थी। मतलब आप एक कंपेयर करने के लिए एक कोई वैल्यू लेते हो, वहां से अपना कंपेयर बताते हो कि मेरी हाइट इतनी बढ़ी। वैसे ही सेंसस में भी हम एक ईयर को बेस लेके चलते हैं, तो हम हर 10 साल में पॉपुलेशन को मेजर करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर सेंसस कितने साल में होता है? एग्रीकल्चर सेंसस कितने सालों में होता है? 5 इयर्स में शायद होता है, ये मुझे याद आ रहा है। आप लोग कंफर्म करके बता रहे हैं, नहीं तो मैं खुद ही कंफर्म करके कल बता दूंगी आप लोग को, ठीक है। 10 इयर्स में आपका पॉपुलेशन सेंसस होता है और एग्रीकल्चर सेंसस शायद 5 इयर्स में होता है। क्लियर? अब देखो, द सेंसस वाज स्टार्टेड टू असेस द प्लान डेवलपमेंट सेंसस एंड चेंजेस इन डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सेंसस हम लोग क्यों करते हैं? तो सेंसस इसलिए करते हैं बच्चे कि हमें जो है डेवलपमेंट के लिए एक प्रॉपर डेटा चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आइडेंटिफाई करना है कि वुमेन का पॉपुलेशन कितना है, ठीक है। आप कोई भी अगर गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है, योजनाएं निकालती है वुमेन्स के लिए, तो पहले तो उसे
मतलब अगर कोई योजनाएं निकाल रही तो उसमें कितना पैसा एलोकेट होगा, कितना खर्च लगेगा, खर्च कैसे पता करेंगे हम? तो भारत में टोटल कितनी वुमेन है, अब टोटल कितनी वुमेन है, क्या हर योजना के टाइम काउंट किया जाएगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हर 10 साल में काउंट किया जाता है कितनी वुमेन है। तो बेसिकली ये जो जितने भी डेवलपमेंट रिलेटेड स्कीम्स हैं उसके लिए हमें ये टोटल डेटा चाहिए होता है, टोटल मैन कितने हैं, टोटल वुमेन कितने हैं, टोटल बच्चे कितने हैं। अब यहाँ पर आप देखो, the national census does not recognize ethnic group within India whereas religious, tribal and scheduled castes are included। इस सेंसस में हम किसे इंक्लूड नहीं करते हैं? तो एथनिक ग्रुप को इंक्लूड नहीं करते हैं, बाकी जनजातीय समूह उनको इंक्लूड किया जाता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन आया हुआ था सीजीएल में 2022 में कि हम किस चीज को इनकलकेट नहीं करते हैं सेंसस में, तो अभी तक हम एथनिक ग्रुप को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। History of census: the Indian census is the largest single source of variety of statistical information on different characteristics. The Rigved mentions a population count and Kautilya अर्थशास्त्र is also mentioned। अब देखो ये जो सेंसस है ये रिपन जब थे, लॉर्ड रिपन थे, उनके टाइम से स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ब्रिटिशर्स के काल से स्टार्ट हुआ सेंसस? उसके पहले सेंसस होता था क्या? तो बच्चे ऋग्वेद में भी मेंशन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्या सेंसस से ब्रिटिशर्स के काल में स्टार्ट हुआ? तो सेंसस जो है ऋग्वेदों के टाइम से उपस्थित है, ठीक है। सेकेंड चीज, कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें भी मेंशन किया गया है सेंसस के बारे में। अशोक ने भी अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए सेंसस करवाया है कि उनके एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो ये जो सेंसस है ये कोई नई प्रथा या नया फीचर नहीं था जो ब्रिटिशर्स ने निकाला था, ये हमारे इंडिया में पहले से ही मौजूद था, ठीक है। द सेंसस इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1872 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड मायो। अब सेंसस जो है ब्रिटिशर्स के टाइम पे कब स्टार्ट हुआ? तो 1872 में स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसके कार्यकाल के दौरान में? लॉर्ड मायो के। बट इट वॉज नॉट सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब क्या है? तो बच्चे मैंने अभी आपको बताया कि हर 10 साल में होता है सेंसस, इसका मतलब 1872 के बाद 1882 में सेंसस होना चाहिए था, लेकिन इनका उस समय जब ये स्टार्ट किए थे ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि हर 10 साल में ही सेंसस करेंगे हम लोग, बस इन्होंने कर दिया एक बार। जैसे जब इनका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा था, इन्होंने बोला कि कितने वुमेन है, कितने मैन है, एटलीस्ट हमें गणना करनी है, तो इन्होंने सिर्फ इसको स्टार्ट किया था एक बार चेक करने के लिए। इन्होंने सोचा नहीं था कि हम हर बार इस टास्क को करेंगे, इसीलिए इसको बोला गया इट वॉज नॉट सिंक्रोनस। बाद में इसे डिसाइड किया गया कि हर 10 साल में किया जाएगा, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से, रिपन का स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखा है, REPPON होता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से स्टार्ट हुआ कि हर 10 साल में आपका सेंसस होना चाहिए, ठीक है। द पॉपुलेशन सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट। अब देखो आप लोगों को पता होगा 7th शेड्यूल में क्या है, कोई पॉलिटी पढ़ा है यहाँ पर? 7th शेड्यूल में क्या मेंशन है? लिस्ट दिया गया है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, किस किस लिस्ट में, किस किस टॉपिक में यूनियन गवर्नमेंट लिस्ट लॉज बनाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जो पॉपुलेशन है वो टॉपिक किसके अंदर रखा गया है? पॉपुलेशन सेंसस यूनियन लिस्ट के अंदर रखा गया है। जो सेंसस का जो कार्य है वो कार्य, उसमें कोई भी लॉ बनाना है वो कौन करेगा? यूनियन बनाता है, ठीक है, स्टेट कभी भी नहीं बनाती है। तो ये 7th शेड्यूल में दिया गया और किस आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 246 में मेंशन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ये बच्चे अभी चेंज हो गया है, अब इंडिया का जो कंडीशन है, इंडिया जो है टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ गया है। चाइना पहले, चाइना का फर्स्ट पोजीशन था, इंडिया सेकंड पोजीशन में था, ठीक है। अब इंडिया जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आ गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडिया अकाउंट्स फॉर टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है? तो 17.5% है। द फर्स्ट सेंसस कमिश्नर, सबसे पहले सेंसस कमिश्नर, ये जो है बच्चे कुछ फैक्चुअल डेटा है। फर्स्ट सेंसस कमिश्नर
फर्स्ट सेंसस कमिश्नर कौन थे? तो WC प्लाउडन थे, ठीक है। Since 1949 it is conducted by the रजिस्ट्रार जनरल। ये सेंसस का जो काम है किसके द्वारा होता है? तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के द्वारा होता है। और किस मिनिस्ट्री, किस मंत्रालय के द्वारा होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। द लास्ट सेंसस कमिश्नर फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? तो 1949 में लास्ट जो हमारे सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे वो MWM येट्स थे, ठीक है। प्रेजेंट रजिस्ट्रार जनरल, अभी के रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर कौन है? तो यहाँ पर आप याद रखना मृत्युंजय कुमार नारायण है 2022 में, ठीक है, जो अभी तक थे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा रखा है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। थीम ऑफ द डे फॉर द 2023 का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे उसका थीम क्या रखा गया था? तो अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक द वर्ल्ड। अब ये जो 2023 का बच्चे 2024 का भी जो थीम आप लोग के पास आएगा, 11 जुलाई को अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाएगा, तो उसका थीम याद रखना है, ठीक है। पॉपुलेशन पॉलिसी कब लाया गया था? 2000 में लाया गया था MS स्वामीनाथन कमिटी के द्वारा। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है, NPR। NPR क्या होता है? तो NPR इज अ डाटाबेस कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। ये एक रजिस्टर है बच्चे, रजिस्टर इन द सेंस डेटा है, ऑनलाइन डेटा मेंटेन किया जाता है। जितने भी लोग रहते हैं इंडिया में उनका डेटा मेंटेन किया जाता है। Its objective is to have a comprehensive identity database of people residing in the country। पूरा complete data इसमें दिया है। कब से स्टार्ट किया गया इसको? 2010 से स्टार्ट किया गया, इसको 2015 में वापस से अपडेट किया गया था। NPR is prepared under the provision of, अब ये किसके अंदर बनाया जा रहा है? सिटीजनशिप एक्ट के अंदर। National Register of Citizen NRC is a registered preparation after the conduct of the census of 1951 in respect of each village, showing the houses or holding in a serial order and indicating against each house or holding the number name of person staying therein। तो इसके अंदर बच्चे पूरा डिटेल लिस्ट तैयार किया जा रहा है, क्लियर। इंडियाज फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस सेंसस। अब हमने जब स्वतंत्रता हासिल की तो स्वतंत्रता हासिल करने के बाद सबसे पहले सेंसस कब कंडक्ट किया गया था? 1951 में किया गया था। और क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली पुलिस 2023 में, ठीक है। अब सेंसस का कोई एक्ट है क्या? आपको पता होगा, पॉलिटी में आपको पढ़ाऊंगी मैं। कोई भी चीज अगर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो उसका एक एक्ट रहता है, एक प्रावधान रहता है। अब देखो सेंसस जो है, सेंसस का एक्ट कौन सा है? तो सेंसस एक्ट 1948 अधिनियम में मेंशन किया गया है कि हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। NPR इज अ मैकेनिज्म आउटलाइन अ सेट ऑफ रूल। NPR का मैकेनिज्म किस एक्ट के अंदर है? तो NPR जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर प्रावधान है। सेंसस जो है सेंसस एक्ट 1948 के अंदर प्रावधान दिया गया। दो अलग अलग एक्ट है, इस चीज को याद रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आधार स्कीम। आधार स्कीम क्या है? तो आप सभी को पता है भारत के जितने भी रहने वाले लोग हैं ये एक आपका आइडेंटिटी फीचर है। अब देखो बच्चे, जैसे जितने भी लोग 50,000 से ज्यादा कमाते हैं उनके पास पैन कार्ड उपलब्ध होता है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध होता है, पर हर आपने देखा होगा हर किसी इंसान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक 10 साल का बच्चा, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा। एक 10 साल का बच्चा, उसके पास पैन कार्ड नहीं होगा, ठीक है। एक 10 साल के बच्चे के पास वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है, मतलब उसके पास तो कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। वो अपना आइडेंटिटी कैसे दिखाएगा? तो ये देखा गया कि जो 10 साल का बच्चा है वो अपना आइडेंटिटी प्रूफ कैसे देगा। तो इसीलिए चाहे आप 10 साल के हो या 70 साल के बूढ़े आदमी हो, ठीक है, या 5 साल के बच्चे हो, आपके पास एक अपना आइडेंटिटी दिखाने के लिए कुछ चीज होना चाहिए जिसमें भारत सरकार का थप्पा होना चाहिए, मतलब भारत सरकार द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। इसीलिए आधार निकाला गया कि हर एक लोगों का अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ दिखाने का एक फीचर है। जैसे फॉर एग्जांपल जो रिक्शा चालक है बच्चे, रिक्शा चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, ठीक है,
वैसे ही फॉर एग्जाम्पल एक बूढ़ी अम्मा है, उसके पास जो है, या आप समझ जाओ इंडिया के मैक्सिमम फीमेल अभी भी जो गांव की है, उनके पास मैक्सिमम लोग के पास पैन कार्ड भी नहीं होता, ठीक है। तो आप क्या लाइसेंस दिखाओगे, क्या अपना आइडेंटिटी पिक्चर दिखाओगे, इसीलिए आधार लाया गया, ठीक है। टिल नाउ अभी तक कितने बार सेंसस करवाया जा चुका है, तो 15 सेंसस टोटल हुआ है, ठीक है। इस 15 सेंसस में स्वतंत्रता के पहले टोटल कितना सेंसस हुआ, तो 8 सेंसस हुआ। स्वतंत्रता के बाद टोटल कितना सेंसस हुआ, तो 7 सेंसस हुआ, ठीक है। अब देखो जो हमारा पूरा जो टाइम पीरियड है, जैसे हम जो मान लो 1951 के बाद देखें, उसको अलग अलग फेज में डिवाइड किया गया है। जैसे नॉर्मल ग्रोथ पीरियड 1881 से 1921 तक जो ग्रोथ या विकास दर था, पॉपुलेशन का जो विकास दर था, वो नॉर्मल था, ठीक है। 1921 से 1951 में मीडियम ग्रोथ दर था। लेकिन जो अभी हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन दर अभी का स्टेट है, वो काफी फास्ट है, जो कि 1881 से 1951 तक प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। इन द सेंसस ईयर 1911 से 1921 रजिस्टर्ड अ नेगेटिव ग्रोथ रेट। पहली बार सिर्फ इसी दशक में, कब से कब, तो 1911 से 1921 तक हमने नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा। उसके बाद हमने कभी भी नेगेटिव ग्रोथ रेट मतलब पॉपुलेशन घटते हुए नहीं देखा है, ठीक है। अब देखो ये आपको अलग से यहाँ पर पूरा डेटा मिल जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, ठीक है। इसमें आपको सारे ईयर का याद नहीं करना, 1911 में कितना था, 1921 में कितना था, 1931, 41, 51, आपको 2011 का याद रखना है। 2011 में ग्रोथ रेट कितना है, ठीक है। उसके बाद द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मींस द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ रेट। अब देखो जो डेथ, जितने लोगों की मृत्यु हुई उन सभी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। जितने लोगों का बर्थ हुआ उन सभी को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद जो हमें डेटा मिलता है उसे हम बोलते हैं ग्रोथ रेट। द पीरियड 1901 से 1921 इज रिफर्ड एज पीरियड ऑफ स्टेशनरी फेज और ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बिकॉज बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई। अब देखो अगर जो है डेथ रेट बहुत ज्यादा रहेगा, मरने वालों की संख्या ज्यादा रहेगी और बच्चे पैदा होने की संख्या कम रहेगी, तो आपका पॉपुलेशन क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अगर पैदा होने वालों की संख्या ज्यादा रहेगी और मरने वालों की संख्या कम रहेगी, तब क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने बच्चे ही, जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने बूढ़े ही खत्म हो रहे हैं, तो हमारा पॉपुलेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो ये हमें कब देखने मिला था, ये हमें देखने मिला था 1901 से 1921 के बीच में, जब हमारा पॉपुलेशन कांस्टेंट था। इसको बोला जाता है पीरियड ऑफ स्टेशनरी फेज। ना हमारा पॉपुलेशन बढ़ा ना हमारा पॉपुलेशन घटा, जितने लोग मर रहे थे उतने लोग पैदा भी हो रहे थे, ठीक है। द मेन फैक्टर फॉर द एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज अ हाई बर्थ रेट एंड अ फॉलिंग डेथ रेट। अब यहाँ पर देखो मैंने अभी जस्ट बताया आपको पॉपुलेशन बढ़ने का रीजन क्या होता है, तो पैदा ज्यादा लोग हो रहे हैं और मरने वालों की संख्या बहुत कम हो रही है। इस केस में हमारा पॉपुलेशन बढ़ता है। अब मरने वालों की संख्या कम हो रही है, उसका रीजन क्या हो सकता है, किसी को पता है? फॉलिंग डेथ रेट, इसका रीजन क्या हो सकता है? मरने वालों की संख्या कम क्यों हो रही है, क्या रीजन है बताओ, क्या रीजन है कि मरने वालों की संख्या कम है? हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है, उन सभी तक प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज पहुंच रही है, सरकार की अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, सरकार की योजना उन तक पहुंच रही है, ठीक है। ये रीजन होता है कि मरने वालों की संख्या कम है। पीरियड ऑफ 1951 से 1981 नोन एज द एरा ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब 51 से 81 तक पॉपुलेशन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी, इसको बोले जाते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। द एनुअल ग्रोथ रेट परसेंटेज पॉपुलेशन इन द इंडिया ग्रेजुअली स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इन द ईयर 1981। और जो हम ग्रोथ रेट है, जैसे फॉर एग्जांपल 1921 से 1931 तक मान लो 3% बढ़ा, ठीक है। 1931 से 1941 तक
3.5% बढ़ा। 1941 से 1951 तक 3.3% बढ़ा। 1951 से 1961 तक 3.1% बढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, पहले 3% के दर से बढ़ा, 3.5% के दर से बढ़ा, 3.3% के दर से बढ़ा, 3.1% के दर से बढ़ा, लेकिन इसमें आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? पहले जो पॉपुलेशन बढ़ने का जो रेट था वो ज्यादा था, ठीक है, अब जो रेट है वो कम है। पहले 3.5% बढ़ा, 3.1% बढ़ा, उसके नेक्स्ट साल 3.3% बढ़ा। तो ये है कि रेट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो क्या है, कम देखने के लिए मिला है। ये हमें कब से कम देखने के लिए मिला? तो परसेंटेज पॉपुलेशन इंडिया ग्रेजुअली स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। तो रेट ऑफ ग्रोथ रेट है वो 1981 से जिस प्रतिशत में, जिस लेवल से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसका रेट घटा है, ठीक है। डिकेडल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 से 2011 हैज रजिस्टर्ड अ शार्पेस्ट डिक्लाइन सिंस इंडिपेंडेंस। जो हमारा ग्रोथ रेट है, एक तो होता है डिक्लाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमने 2001 से 2011 के बीच में जो ग्रोथ रेट देखा है वो सबसे ज्यादा कम देखा है। उसके पहले हमेशा बढ़ रहा था लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट वाज इंक्लूडेड 1931। जो हमारा कास्ट रिलेटेड सेंसस है, कास्ट डिफरेंट जातियां हैं जो इंडिया में, उनके बारे में जो उनको इंक्लूड किया है गया है कि नहीं, तो 1931 के बाद इंक्लूड किया गया था, ठीक है। In first census 17 question was asked, in 2011 29 question was asked। अब देखो सेंसस को हम कहाँ प्रेजेंट करते हैं? पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में जब प्रेजेंट किया जाता है वहां पर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। तो सबसे पहले सेंसस में 17 क्वेश्चन पूछा गया था और अभी 2011 में इसके रिगार्डिंग टोटल 29 क्वेश्चन पूछा गया था और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब पॉपुलेशन सेंसस 2011, हमने सारा सेंसस का देख लिया, सेंसस क्या होता है, कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि पॉपुलेशन सेंसस 2011 के सारे के क्या क्या फीचर, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है आपका 2011 के सेंसस का पूछा जाता है, ठीक है। 2021 का सेंसस भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, लेकिन वो पब्लिश नहीं हुआ है अभी फाइनल डेटा। जब फाइनल डेटा पब्लिश होगा तो आपका 2011 का सेंसस इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, तब 2021 का सेंसस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हो सकता है 1-2 साल में आपका 2021 का सेंसस आ भी जाए, ठीक है। तो सेंसस 2011 कितने नंबर का सेंसस है ये? तो 15वें नंबर का सेंसस है, ठीक है। 15th नेशनल सेंसस है। किसके द्वारा किया जाता है? सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, ठीक है। रजिस्ट्रार जनरल कौन है? तो सी चंद्रमौली जी है, ठीक है। 2011 का जो नेशनल सेंसस है वो 2 फेज में हुआ था, हाउस लिस्टिंग एंड पॉपुलेशन। हाउस लिस्टिंग इन द सेंस भारत में कितने हाउस हैं, उस हाउस में प्रति हाउस में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। नेशनल सेंसस सर्वे 2011 कवर्ड ऑल द 28 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी। इस 2011 सेंसस हमने 28 स्टेट को इंक्लूड किया था, सभी 7 यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड किया था, 640 डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया था, 5767 तहसील को इंक्लूड किया था और 6 लाख विलेज को इंक्लूड किया था, ठीक है। इंडियन पॉपुलेशन सेंसस 2011 covered a number of parameters during the survey. These parameters include population, growth rate, sex ratio। अब हम लोग क्या क्या चीज इंक्लूड करते हैं? According to a census report of Indian census, the population of India 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? तो 121085497, जिसमें टोटल मेल कितने, ये नंबर आपको याद रखना है 6237242448 और आपके फीमेल इतने हैं। टोटल लिटरेसी रेट कितना है? 74.04%। ये नंबर याद हो जाता है लेकिन थोड़ा 2 दिन 3 दिन समय देना पड़ेगा, ठीक है। डेंसिटी कितना है? तो हर प्रति स्क्वायर किलोमीटर में 382 पर्सन रहते हैं भारत में। सेक्स रेशियो की बात करोगे तो प्रति 1000 मेल में, हर 1000 मेल में टोटल फीमेल की संख्या कितनी है? तो 943 फीमेल की संख्या है, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? तो जो बच्चे का 0 से 6 साल का अगर आयु वर्ग का देखेंगे हम, तो प्रति 1000 मेल में
कितना संख्या है? 919 फीमेल की संख्या है, ठीक है। Provisional report released on 31st March 2011. In this census, transgender was also included as other. 2011 में जो सेंसस निकाला गया था उसमें मेल फीमेल के अलावा ट्रांसजेंडर को इंक्लूड किया गया था। अब जो आप कहीं पर भी देखोगे जेंडर कैटेगरी, तो वहां पर एक रहता है मेल, एक रहता है फीमेल, एक रहता है अदर या ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर को इंक्लूड किया गया था उसमें। In this census, first time some tribe of Andaman Nicobar Island were also included. ट्राइबल पॉपुलेशन को भी इंक्लूड किया गया था इसमें। फाइनल डेटा ऑफ दिस सेंसस, ये जो 2011 का सेंसस है, ये डेटा पब्लिश कब हुआ? तो 2011 का सेंसस 2014 7 जनवरी को पब्लिश हुआ, ठीक है। एनुअल ग्रोथ रेट अब देखो मैंने बताया ना 2001 से 2011 तक कितना ग्रोथ रेट हुआ, तो 1.64% हुआ। CHSL 2023 में पूछा गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, द अर्बन रूरल पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया वाज अबाउट, अब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अर्बन रूरल पॉपुलेशन की जनगणना की संख्या प्रतिशत कितना है? तो 31:69, मतलब अर्बन रूरल पॉपुलेशन कितने हैं? तो 833 मिलियन, अर्बन पॉपुलेशन कितने हैं? 377 मिलियन है, ठीक है। 20.9 इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ एडोलेसेंट, मतलब ऐसे लोग जो कि 10 से 19 साल के बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 20.9% परसेंटेज है, मतलब पूरे पॉपुलेशन के इतने लोग एडोलेसेंट है। As per census 2011, urban male group typically exhibit higher literacy rate. जो पुरुष कहाँ रहते हैं? सिटीज में रहते हैं, अर्बन क्षेत्र में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में रहते हैं, उनका जो एजुकेशन रेट है वो ज्यादा देखा गया है एज कंपेयर टू फीमेल, ठीक है। The level of urbanization in India is measured in terms of percentage of urban population to total population. अब अगर आप बोलोगे शहरीकरण को कैसे मापा जा सकता है, तो शहरीकरण को कैसे मापा है हमने 2011 के सेंसस में? पॉपुलेशन से। कितने पॉपुलेशन, कितनी जनसंख्या जो है जो कि किसमें रहती है? शहरी क्षेत्र में रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सारे डेटा मिल जाएंगे। शहरी जनसंख्या 2001 में शहरी जनसंख्या कितनी थी? 28.53, 1901 में कितनी थी? 11.4, और 2011 में शहरी जनसंख्या कितनी है? 31.16। आपको याद रखना है 2011 का। वैसे ही 2011 में रूरल पॉपुलेशन कितना है? तो 68.84% है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टॉप 3 स्टेट्स जिसमें अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज अपन जब निकालते हैं, हर एक स्टेट में टोटल कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहर में रहती है, टोटल कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है। तो हमें गोवा का नंबर सबसे ऊपर मिला। गोवा में 62% जनसंख्या शहर में रहती है, और इसका जस्ट माइनस कर दो 100 से, उतनी प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। सेकेंड नंबर में आता है मिजोरम, तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु। अगर हम यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली का नंबर सबसे ज्यादा आता है। दिल्ली में 97.50% जनसंख्या कहां पर रहती है? तो शहर में रहती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर में आता है चंडीगढ़, तीसरे में आता है लक्षद्वीप। वैसे ही रूरल पॉपुलेशन का पूछा जाता है, कौन सा स्टेट है जहां पर मैक्सिमम प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम जो जनसंख्या वो कहाँ रहती है? गांव में रहती है, जिसमें 89.98% है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे बिहार का नाम, तीसरे नंबर पे आता है असम का नाम। ये नंबर, ये आपको जनसंख्या भरी प्रतिशत मत याद रखो, लेकिन फर्स्ट रैंक में किसका नाम है, सेकंड में किसका नाम है, थर्ड में किसका नाम है, ये आपको याद करना है, ठीक है। टॉप 3 यूटी। अब कौन से 3 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें शहरी जनसंख्या ज्यादा है? तो अंडमान एंड निकोबार, जिसमें 62% जनसंख्या कहाँ रहती है? गांवों में रहती है। उसके बाद आता है दादर नगर हवेली का नाम, और तीसरे नंबर पे आता है पुडुचेरी का नाम, ठीक है। स्टेट इन यूटी विद रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन
टॉप रूरल पॉपुलेशन स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर जो देखा था परसेंटेज देखा था, अब यहाँ पर हम लोग पॉपुलेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो दोनों परसेंटेज और पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग नंबर आता है। पहला नंबर है उत्तर प्रदेश, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या रूरल पॉपुलेशन है। सेकेंड है बिहार, तीसरा है वेस्ट बंगाल। ऊपर के टॉप 3 स्टेट्स ही याद रखना। वैसे ही अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में पहला है, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा है तमिलनाडु। ठीक है, स्टेट एंड यूटी विथ मैक्सिमम पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश है जिसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन है। अब यहाँ पर हम लोग रूरल और अर्बन नहीं देख रहे, अभी तक हम लोग देख रहे थे शहरी अलग और रूरल अलग। अब हम शहरी और रूरल को देख रहे हैं, एक साथ पूरा कंबाइंड पॉपुलेशन देख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कंबाइंड पॉपुलेशन यूपी में है 19.98 करोड़। सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र का नाम 11.23 करोड़। ठीक है, तीसरे नंबर पे बिहार का नाम 10.40 करोड़। शुरू के 3 स्टेट का बस नाम याद रखना है आपको, नाम ही याद रखना है, पॉपुलेशन भी मत याद रखना। वैसे यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है। अब सिर्फ हम पॉपुलेशन देख रहे हैं बच्चे, ना ही रूरल ना ही अर्बन। ठीक है, सबसे पहला किसका नाम आता है, दिल्ली का नाम आता है। दूसरे नंबर पे किसका नाम आता है, पुडुचेरी का। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना फ्रॉम आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश कम्स ऑन 5th रैंक एंड राजस्थान ऑन 7th रैंक। ये थोड़ा सा डेटा चेंज हुआ है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलग होने के बाद। ठीक है, उसके बाद मिनिमम पॉपुलेशन, अभी हमने देखा मैक्सिमम पॉपुलेशन। मिनिमम पॉपुलेशन में कहां पर है, तो सिक्किम। सिक्किम का पॉपुलेशन सबसे कम है स्टेट में। देखें यूनियन टेरिटरी में देखेंगे सबसे कम पॉपुलेशन कहां का है, लक्षद्वीप का है, सिर्फ 64,000 पीपल रहते हैं वहां पर। सेकेंड नंबर पे किसका नाम है स्टेट में, मिजोरम। तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, जहां पर 13.384 लेक रहते हैं। बस ऊपर के 3 नाम याद रखना। यूनियन टेरिटरी में सेकंड नंबर पे किसका नाम है, दमन एंड दीव, जहां पर 2.4 लाख रहते हैं। उसके बाद किसका नाम आता है, दादरा एंड नगर हवेली, जहां पर 3.44 लाख रहते हैं। ठीक है, अब स्टेट इन यूटी विथ मैक्सिमम एंड मिनिमल डिकेडल ग्रोथ। डिकेडल ग्रोथ मतलब लास्ट 10 साल में 2001 से 2011 में कहां पर बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, कहां पर कम वृद्धि हुई। ठीक है, तो दादरा नगर हवेली में सबसे ज्यादा वृद्धि देखा गया 55.88 का, और सबसे कम वृद्धि कहां देखा गया, नागालैंड में 0.58% का देखा गया। ठीक है, सेकेंड नंबर पे किसका नाम आता है, दमन एंड दीव का। वैसे ही इधर आएगा केरल, जिसमें सबसे कम देखा गया। तो ये भी आपको शुरू के 3 नाम याद रखने हैं। यहाँ पर आपको 5-6 नाम मिल जाएंगे 6th रैंक तक, लेकिन आपको शुरू के फर्स्ट 3 रैंक याद रखने हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉपुलेशन। अब हमने देखा था स्टेट और यूटी, अब डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो सबसे लीस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो दिबांग घाटी। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है, तो सबसे अधिक आबादी वाला यूएन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सिटी दैट क्वालिफाई एज अ मेगा सिटी व्हेन इट्स पॉपुलेशन मोर देन 10 मिलियन। कोई भी सिटी जिसका पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज्यादा होता है उसको हम मेगा सिटी में रखते हैं, मेगा सिटी की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो मुंबई का पॉपुलेशन कितना है, 1.84 करोड़। सेकंड नंबर में आता है दिल्ली, जिसका पॉपुलेशन है 1.63 करोड़, और थर्ड नंबर पे आता है कोलकाता, जिसका पॉपुलेशन है 1.41 करोड़। ठीक है, जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन शोज मैन लैंड रेशियो और इट इज अ मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन पर स्क्वायर एरिया। डेंसिटी मतलब आप सभी को पता होगा इस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, उसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, अब इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी 1951 में कितना था, तो प्रति किलोमीटर में 117 लोग रहते थे 1951 में। 2001 में पॉपुलेशन डेंसिटी कितना हुआ, तो 324 हुआ बढ़ के, और यही पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 में कितना हुआ, तो 382। सोच रहे हो कितना बढ़ गया है। 2001 में 324 लोग रहते थे प्रति स्क्वायर किलोमीटर में, अब कितने लोग रहते हैं, 382। ठीक है,
तो यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि इंडिया में लैंड कितना कम होते जा रहा है। ठीक है, उसी एरिया में पहले सिर्फ 10 लोग रह रहे थे, तो अब 15 लोग और 20 लोग और 21 लोग रह रहे हैं। मतलब एक पर्सन के रहने के लिए जो जगह थी वो क्या हो गई, कम हो गई, संकीर्ण हो गई। ठीक है, स्टेट एंड यूटी विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ऐसा क्षेत्र जहां पर प्रति किलोमीटर में ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, तो बिहार में 1106 है प्रति किलोमीटर, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में। ठीक है, वैसे ही कौन सा यूनियन टेरिटरी है जहां पर प्रति स्क्वायर किलोमीटर में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, तो उसका नाम है दिल्ली। क्लियर। सेकेंड नंबर पे किसका नाम आता है, तो वेस्ट बंगाल, और तीसरे नंबर पे आता है केरल। यूटी में सेकंड नंबर पे किसका नाम आएगा दिल्ली के बाद, तो चंडीगढ़, और तीसरे नंबर पे आएगा पुडुचेरी। पहले 3 नाम आपको याद रखने हैं बस। ठीक है, अब देखो लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम पॉपुलेशन जो घनत्व है वो कहां पर है, तो अगर हम स्टेट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, प्रति स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है मिजोरम का नाम। अगर हम यूटी की बात करेंगे तो पहले नंबर पे आता है अंडमान निकोबार, जो कि 46 पीपल रहते हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर में। अब हम देखेंगे सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है, तो सेक्स रेशियो का मतलब होता है प्रति 1000 मेल में कितनी फीमेल है। ठीक है, तो 1901 में ये 1972 था, हमें याद रखना है 2011 का। 2011 में कितना सेक्स रेशियो, तो प्रति 1000 पुरुष में 943 फीमेल है, और ये 2001 में कितना था, तो 933 था। ठीक है, मतलब हमारा क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके, अब यहाँ पर आप देखो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पर है, तो केरल में सबसे अच्छा सेक्स रेशियो है 1084। कौन सा यूनियन टेरिटरी है जहां पर हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, तो पुडुचेरी 1037। सेकेंड नंबर पे किसका नाम आता है, तमिलनाडु, अगर हम स्टेट की बात करेंगे 996, और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश जिसमें 993। इसका कोई ट्रिक इसलिए नहीं दे रही बच्चे क्योंकि ट्रिक से याद नहीं होता है और कंफ्यूजन होगा, क्योंकि वही स्टेट बार बार आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोवेस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो लोवेस्ट सेक्स रेशियो में हरियाणा का नाम आता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 879 फीमेल है प्रति 1000 मेल में। दमन एंड दीव की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 618 फीमेल है प्रति 1000 मेल में। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है जम्मू एंड कश्मीर, और तीसरे नंबर पे आता है सिक्किम। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी की, सेकंड नंबर पे आता है दादरा एंड नगर हवेली, और तीसरे नंबर पे आता है चंडीगढ़ का नाम। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें बच्चे तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो जो कि 972 है। मिनिमम की बात करें तो कहां पर है, हरियाणा में, जो कि 834 है। क्लियर। सेकंड नंबर पे नाम आता है मिजोरम का, और तीसरे नंबर पे नाम आता है मेघालय का। क्लियर। सेकेंड नंबर पे नाम आता है मिनिमम में पंजाब का, तीसरे नंबर पे नाम आता है जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, ओके, अब हम देखेंगे 2001 की बात। तो सेक्स रेशियो 2001 में कितना था, तो स्टेट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो 2001 में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहाँ का था, केरल का था 1059। इंडिया का सेक्स रेशियो तब कितना था, 933 सेक्स रेशियो था। ठीक है, कौन सा स्टेट था जिसका सेक्स रेशियो बहुत कम था, तो हरियाणा का जिसमें 861 था। कौन सा यूटी था जिसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो था, तो पौंडीचेरी का। कौन सा यूटी था जिसका लोवेस्ट सेक्स रेशियो था, तो दमन एंड दीहू का। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था जिसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो, ये सब 2001 की बात की जा रही है, तो माहे डिस्ट्रिक्ट पौंडीचेरी में जिसका 1184 था। कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसका लोवेस्ट सेक्स रेशियो है, तो दमन एंड दीहू का 534 था मात्र। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट कैसे मेजर करते हैं, अ पर्सन इज 7 ईयर एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग। एक कोई भी पर्सन जो 7 साल का होना चाहिए, जो कि पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, उसको इंडिया में लिटरेट या साक्षर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, लिटरेसी रेट हम कैसे निकालते हैं,
तो टोटल जितने भी लिटरेट पॉपुलेशन है, साक्षर पॉपुलेशन है, उसको हम ऊपर रखते हैं, नीचे हम रखते हैं भारत की टोटल जनसंख्या। ये आप लोग को पता होगा। अगर मैं आपको बोलूं आपके पास 50 फल है, इसमें आम की संख्या कितनी है? 15। अब मैं आपको बोलूंगी परसेंटेज कितना है आम का, तो आप कैसे निकालोगे? 15/50 × 100, यही तो निकालोगे ना। वैसे ही लिटरेसी रेट भी इस तरीके से निकाला जाता है। टोटल लिटरेट पॉपुलेशन कितने हैं, अपॉन में हम रखते हैं टोटल पॉपुलेशन इंटू 100 रखते हैं, ठीक है। अब देखो लिटरेसी रेट कितना है, ये हमने कैसे निकाला? हमने टोटल लिटरेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय इंडिया का टोटल पॉपुलेशन कितना है उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 74.04% है लिटरेसी रेट भारत का। महिला साक्षरता, कितने प्रतिशत महिला साक्षर हैं? तो 65.46% महिला जो है वो साक्षर है। उसके बाद नेक्स्ट है पुरुष साक्षर कितने हैं? तो 82.14% जो पुरुष है वो क्या है? साक्षर है। मेल और फीमेल लिटरेसी के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? तो 16.68% है, ठीक है। टोटल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी के बीच में डिफरेंस कितना है? तो आप लोग को ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको टोटल लिटरेसी पता है, फीमेल लिटरेसी पता है, उसको माइनस कर दो, आपको डेटा अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ लिटरेट पीपल कितने थे? तो 763.5 मिलियन लिटरेट पीपल है, ठीक है। लिटरेसी रेट हैज गॉन अप फ्रॉम 64.86%। 2001 में हमारा लिटरेसी रेट कितना था? 664.83। 2011 में कितना हो गया? 74.04। इसका मतलब कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 9.21% की वृद्धि हुई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया, इन वन स्टेट टेरिटरी फीमेल लिटरेसी रेट रिकॉर्डेड मोर देन 90%, ठीक है। एक ही स्टेट यूनियन टेरिटरी जिसमें 90% से ज्यादा देखने के लिए मिला हमें क्या? फीमेल लिटरेसी रेट। 1981 में सेंसस रिकॉर्डेड द हाईएस्ट गैप इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, किस ईयर में मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट में मैक्सिमम डिफरेंस देखने के लिए मिला? तो 1981 में ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिला हमें, ठीक है। स्टेट इन यूटी विद मैक्सिमम लिटरेसी रेट, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ है? केरल में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है 94.00%। यूटी में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पर है? लक्षद्वीप 91.85%, ठीक है। सेकेंड नंबर पे किसका नाम आता है? मिजोरम 91.33%। और तीसरे नंबर पे आता है गोवा का 88.70%। वैसे ही सेकेंड नंबर पे नाम आता है दमन एंड दीव का यूटी में, और तीसरे नंबर पे नाम आता है अंडमान निकोबार। प्रतिशत मत याद रखना, सिर्फ आपको नेम याद रखना है स्टेट का। लोवेस्ट लिटरेसी रेट की बात करेंगे, सबसे कम साक्षरता दर, तो बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है 61.80%। सेकेंड नंबर पे नाम आता है अरुणाचल प्रदेश का, और तीसरे नंबर पे नाम आता है राजस्थान का, ठीक है। अगर हम बात करें मैक्सिमम मिनिमम मेल लिटरेसी की, हमने अभी तक देखा था टोटल लिटरेसी की, अब मेल को अलग और फीमेल को अलग रखें तो मेल लिटरेसी सबसे ज्यादा कहां पर है? केरल में। मिनिमम मेल लिटरेसी रेट कहां पर है सबसे कम? तो बिहार में मेल लिटरेसी रेट सबसे कम है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे लक्षद्वीप का नाम आता है, तीसरे नंबर पे नाम आता है मिजोरम का। अब बात करेंगे फीमेल लिटरेसी रेट, तो सबसे ज्यादा फीमेल लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कहां पर देखने के लिए मिला? तो केरल में 92.07%, ठीक है। सबसे कम फीमेल लिटरेसी रेट कहां पर देखने के लिए मिला? तो बिहार में 51.50% देखने के लिए मिला। बिहार रजिस्टर्ड द हाईएस्ट ग्रोथ इन लिटरेसी रेट। अब 2001 से 2011 के बीच में सबसे ज्यादा वृद्धि दर लिटरेसी रेट में कहां पर देखने के लिए मिला? तो बिहार में, ठीक है। मिजोरम इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा लिटरेट है? तो मिजोरम में एक सेरचीप नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है।
मिजोरम स्टेट है द लीस्ट डिकेडल ग्रोथ लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011। अब 10 साल में सबसे जो डिकेडल ग्रोथ लिटरेसी रेट में जो डेवलपमेंट होना चाहिए सबसे कम कहाँ देखने के लिए मिला, तो मिजोरम स्टेट में देखने के लिए मिला। अब यहाँ पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को कंपेयर मत करना। यहाँ पर आपके पास डेटा है सेलचिप, ये मात्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा लिटरेट है, लेकिन मिजोरम ही एक ऐसा स्टेट है जिसमें आपको डिकेडल ग्रोथ रेट सबसे कम देखने के लिए मिला है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार मिजोरम राज्य में साक्षरता दर में 10 की वृद्धि दर सबसे कम थी। ये अभी आपको बताया 2011 की जनगणना के अनुसार। सॉरी, ये जो लाइन है इस लाइन से अलग है। अलीराजपुर मध्य प्रदेश में अलीराजपुर है जहां पर लिटरेसी रेट या लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, सबसे कम लिटरेट या सबसे कम साक्षर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अलीराजपुर। 2011 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 जैन रिलीजन रिकॉर्डेड हाईएस्ट लिटरेसी रेट। कौन सा धर्म है जिसमें सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट देखने के लिए मिला, तो जैन रिलीजन में देखने के लिए मिला। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट ऑफ न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट इज, ठीक है, स्पेशली न्यू दिल्ली का पूछा गया था तो 88.01 था। अब रिलीजियस सेंसस हम देखेंगे तो हिंदू रिलीजन का टोटल पॉपुलेशन कितना है, 96.63 करोड़ है। ठीक है, ग्रोथ रेट टोटल कितना देखने के लिए मिला हिंदू रिलीजन का, 16.8% देखने के लिए मिला। हिंदू जो भी हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं उसमें इतने लोग की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो कितना हिंदू रिलीजन का, 939 है। उसके बाद नेक्स्ट है मुस्लिम रिलीजन। मुस्लिम धर्म में टोटल कितने पॉपुलेशन थे, 17.22 करोड़ थे। ठीक है, हाईएस्ट हिंदू स्टेट हिमाचल प्रदेश। हिंदू स्टेट सबसे ज्यादा जो ऐसा कौन सा राज्य है यहाँ पर सबसे ज्यादा हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, तो याद रखना हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट मुस्लिम स्टेट, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं, तो आपका नाम आएगा लक्षद्वीप का। ठीक है, लोवेस्ट हिंदू स्टेट, ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे कम लोग रहते हैं हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले, तब नाम आएगा मिजोरम का, सिर्फ 2.7% लोग रहते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले लोग सबसे कम हैं, तो अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है। ठीक है, उसके बाद क्रिश्चियन हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो। सभी धर्म का अगर हम बात करेंगे तो क्रिश्चियन धर्म का जो सेक्स रेशियो है वो हाईएस्ट है, कितना, 1009। सिक्स धर्म का जो सेक्स रेशियो सबसे कम है, 893। ठीक है, हाईएस्ट क्रिश्चियन पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा क्रिश्चियन का पॉपुलेशन कहां पर है, तो केरल में देखने को मिलता है, गोवा से भी ज्यादा केरल में। ठीक है, पॉपुलेशन रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया एज पर 2011। अब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हिंदू वर्ग का पॉपुलेशन कितना है, 79.80%। इस्लाम धर्म का कितना पॉपुलेशन है, 14.23%। क्रिश्चियन धर्म का कितना है, 2.30। सिख धर्म का कितना है, 1.72। बौद्ध धर्म का 0.70। जैन धर्म का है 0.37। उसके बाद ये अदर पॉपुलेशन है। ठीक है, जो किसी को भी फॉलो नहीं करते हैं, एथिस्ट हैं। उसके बाद अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, तो हिंदी लैंग्वेज बोलने वालों के जनसंख्या प्रतिशत कितना है, 43.63%। बंगाली बोलने वालों का प्रतिशत कितना है, 8.03। मराठी बोलने वालों का 6.86। तेलुगु बोलने वाले का 6.70। तमिल बोलने वाले का, गुजराती और उर्दू का याद रखना 4.19। बाकी इनका भली मत याद रखना आप लोग। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को BR अम्बेडकर जी उस समय क्या बोलते थे, और जब गांधी जी थे तो हरिजन बोलते थे। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे वो दलित बोलते थे। जो बेसिकली इनको भारतीय संविधान में क्या बोला गया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बोला गया। ऐसे लोग तो पिछड़े हैं। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट की संख्या प्रतिशत कितनी है, 16.66% है, और
टोटल जनसंख्या के 8.6% लोग क्या हैं, तो अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, अब अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट में मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन कितना है, तो पंजाब में मैक्सिमम 80% रहते हैं। सेकेंड नंबर पे नाम आता है हिमाचल प्रदेश का। वहीं अगर हम बात करें किसमें सबसे कम है 80%, तो मिजोरम में सबसे कम है 0.1%। सेकेंड नंबर पे किसका नाम आता है, तो मेघालय का नाम आता है। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे स्टेट वाइज टोटल पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। उत्तर प्रदेश में टोटल शेड्यूल कास्ट का प्रतिशत कितना है, तो 412। अगर हम लाख में बात करें 20.7% अगर हम परसेंटेज में बात करें। वेस्ट बंगाल में कितना प्रतिशत है एससी का, 10.7। बिहार में कितना है 8.2। फर्स्ट 3 स्टेट का नाम याद रखना है। Among यूनियन टेरिटरी दिल्ली हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। अगर हम सारे यूनियन टेरिटरी की बात करें, सभी में सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो दिल्ली में पाई जाती है। ठीक है, सेक्स रेशियो इन शेड्यूल कास्ट। अगर हमने सिर्फ जो सेक्स रेशियो देखा था वो चाइल्ड सेक्स रेशियो अलग देखा था, 2001 का अलग देखा था, 2011 का अलग देखा था, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग देखा था, स्टेट वाइज अलग देखा था। लेकिन अगर हम देखें सिर्फ शेड्यूल कास्ट में सेक्स रेशियो कितना है, तो 945 है। ठीक है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ शेड्यूल कास्ट। अब इसमें भी कौन से स्टेट में शेड्यूल कास्ट का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, तो केरल का। और सबसे कम कहां देखा गया, तो मिजोरम का। ठीक है, लिटरेसी रेट, शेड्यूल कास्ट का लिटरेसी रेट कितना है, हमने लिटरेसी रेट देखा था पूरे भारत के जनसंख्या का। ओके, लिटरेसी रेट शेड्यूल कास्ट का लिटरेसी रेट कितना है, तो 66.1% है। क्लियर। अब यूटी, कौन सा यूटी है जिसमें शेड्यूल कास्ट का प्रतिशत बहुत ज्यादा है, तो चंडीगढ़। कौन सा यूटी है जिसमें शेड्यूल कास्ट का प्रतिशत सबसे कम है, तो दादर एंड नगर हवेली। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो कूच बिहार वेस्ट बंगाल का। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन सबसे कम है, तो मिजोरम में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस के अकॉर्डिंग पंजाब हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। 1991 के अकॉर्डिंग पंजाब में शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा था, लेकिन वही 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पंजाब हैज द हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन विद 31.9%। ठीक है, ओके, अब हम पढ़ेंगे शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। टोटल पॉपुलेशन कितना है शेड्यूल ट्राइब का, तो 10.42 करोड़ है। ठीक है, सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन कहां पर है, तो सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन लक्षद्वीप में 94.8%। सेकेंड नंबर पे नाम आता है मिजोरम का, तीसरे नंबर पे नाम आता है नागालैंड का। ठीक है, सबसे कम एसटी पॉपुलेशन कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश का। सेकेंड नंबर पे नाम आता है तमिलनाडु का, तीसरे नंबर पे नाम आता है बिहार का। उसके बाद स्टेट वाइज टोटल पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन कितना है, तो यहाँ पर बच्चे देखिए मध्य प्रदेश में टोटल एसटी पॉपुलेशन कितने हैं, तो 14%। महाराष्ट्र में कितने, 10.10%। ओडिशा में कितने, 9.20%। आपको शुरू के 3 स्टेट का ही बस नाम याद रखना है। ठीक है, सेक्स रेशियो, हमने शेड्यूल कास्ट में सेक्स रेशियो देखा था, शेड्यूल ट्राइब में सेक्स रेशियो कितना है, तो 990 है। देखो कितनी अच्छी स्थिति है उनकी। ठीक है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा कहां देखने के लिए मिला, गोवा में। शेड्यूल ट्राइब में हाईएस्ट सेक्स रेशियो गोवा में है, और लोवेस्ट कहां पर देखने के लिए मिलता है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। कितना है, 924। ठीक है, लिटरेसी रेट ऑफ शेड्यूल ट्राइब कितनी है, तो 58.95% है लिटरेसी रेट। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहां देखने के लिए मिला, मिजोरम में, और लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहां देखने के लिए मिला, तो आंध्र प्रदेश में। एमंग यूनियन टेरिटरी हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहां पर देखने के लिए मिला हमें, लक्षद्वीप में। उसके बाद देखो स्टेट विद हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब कहां पर है, मिजोरम में। सबसे कम शेड्यूल ट्राइब कहां पर है, उत्तर प्रदेश में।
अगर हम यूटी की बात करें, सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब कहाँ पर है? लक्षद्वीप में, और सबसे कम कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें, सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब कहाँ पर है? मिजोरम में, सारछीप में, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है? तो हथरस में। अब हम टॉप 10 पॉपुलस कंट्री, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री कौन सी? चाइना, जो अब चेंज हो गया है, अब आ गया है इंडिया का नाम। ठीक है, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है द टोटल फर्टिलिटी रेट एट द नेशनल लेवल। जो हमारा फर्टिलिटी रेट है, मतलब एक महिला कितना प्रजनन करती है, तो 2.5 से अब कितना चेंज हो गया? 2.2 हो गया है 2011 में। क्लियर? हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट, सबसे ज्यादा प्रजनन दर कहां पर देखने को मिलता है? बिहार में। सबसे कम प्रजनन दर, लोएस्ट प्रजनन दर कहां पर है? तो सिक्किम में सबसे कम प्रजनन दर है। सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट कहां का है? तो बिहार का। सेकंड नंबर पे है मेघालय और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। सबसे कम फर्टिलिटी रेट कहां का है? सिक्किम का। सेकंड नंबर पे नाम आता है अंडमान निकोबार, तीसरे नंबर पे नाम आता है जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ ऑकरिंग ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जितने भी लोग जो जन्मे हैं उसमें से कुछ लोग खत्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चा जन्म लेने के 5 महीने या तुरंत ही खत्म हो जाता है। तो क्रूड बर्थ रेट मतलब एक्चुअल कितने लोग का जन्म हुआ, बर्थ रेट मतलब कितने लोग जन्म लिए, क्रूड बर्थ रेट मतलब जन्म लेने के बाद कौन जीवित है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। लोवेस्ट क्रूड बर्थ रेट कहाँ का है? केरल में, जन्म लेने के बाद खत्म हो जाते हैं। ठीक है, एंड अर्बन एरिया में कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब बेरोजगारी दर कितना है? तो 9.6% है। पॉवर्टी रेट कितना है? तो भारत के टोटल 37% पॉपुलेशन अभी भी पुअर है। मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी मतलब कितने लोग मरने की संख्या, डेथ रेट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब बच्चा जो जन्म लेने के बाद मृत्यु हो जाती है, शिशु मृत्यु दर जिसको हम बोलते हैं। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, मतलब बच्चा जन्म लेने के 1 साल के भीतर जिसकी मृत्यु हो जाती है उसको हम इसके अंदर काउंट करते हैं। लिटरेसी रेट किसे बोलते हैं? 7 साल के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, और जो पढ़ सकता है और लिख सकता है। नेट अटेंडेंस रेशियो किसे बोलते हैं? इट इज अ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 6 to 10 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल। 6 से 10 साल का बच्चा जो कि स्कूल अटेंड कर रहा है उसको अटेंडेंस रेशियो बोलते हैं हम लोग। ये सारा टर्मिनोलॉजी हम सेंसस में इंक्लूड करते हैं, वो टर्मिनोलॉजी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफर्स टू नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन एंड एक्सपेक्ट टू लिव, मतलब हमारे इंडिया में अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पहले बुजुर्ग लोग कितने साल रहते थे? 80, 90, 95, 120, अब एवरेज कितना हो गया है? 67.13। उसके बाद लोग जीवित नहीं रह पाते क्योंकि हमारा खान पान इतना खराब हो चुका है। ठीक है, नेटिलिटी रेट मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन अ पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी, मतलब कितना न्यू बर्थ जन्म हुआ। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स किसे बोलते हैं? तो इट इज अ फंक्शन कैलकुलेट बॉडी न्यूट्रिशन, इट इंडिकेट मेजर्स द वेट एंड हाइट ऑफ अ पर्सन। हम लोग जो है इसमें 3 चीजों को लेते हैं। एक तो डिवाइड द वेट इन किलोग्राम बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट, आपका BMI सही है कि नहीं, तो आपको क्या करना है? अपना वेट लेना है, उसको किससे डिवाइड कर देना है? हाइट से डिवाइड करना है। और हर एक का एक एक्चुअल बॉडी मास इंडेक्स रहता है। आपका अगर हाइट 5.1 है तो आपका इतना ही वेट होना चाहिए। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स इस तरीके से निकालते हैं, आप लोग निकाल सकते हो। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग द फॉल रेशियो इन चाइल्ड सेक्स रेशियो इन रूरल एरिया एज कंपेयर टू अर्बन एरिया 4 टाइम। ठीक है, जो सेक्स रेशियो, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो रूरल एरिया में एज कंपेयर टू अर्बन एरिया 4% या 4 टाइम्स कम हुआ है। ठीक है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये सारा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आया हुआ है बच्चे, जो लास्ट में एड ऑन कर दिया गया है, जिसको आप लोग पढ़ लेना। ये कोई न्यू चीजें नहीं है, बस जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आप लोग का लास्ट में मैंने एड ऑन कर दिया था कि लास्ट जितने भी अभी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर जो 14 है वो कंप्लीट होता है, सेंसस वाला चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।